दर्शक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। प्रधानमंत्री ने शिक्षक दिवस पर स्कूली बच्चों से की बातचीत, कहा पीढ़ियों की सोचने वाले बनाते हैं इंसान। और दिल्ली में भाजपा को सरकार बनाने के लिए न्योता देने की बात पर भड़की आम आदमी पार्टी, कहा खरीद फरोख्त को बढ़ावा दे रहे हैं उपराज्यपाल। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज स्कूली बच्चों को शिक्षक के दिवस पर उनसे बातचीत की, उनके सवालों के जवाब दिए और देश के लगभग तमाम राज्यों के बच्चे उनको देख रहे थे, सुन रहे थे, टेलीविज़न चैनल के माध्यम से सुन रहे थे, वेबकास्ट के माध्यम से सुन रहे थे, देख रहे थे और सवाल भी पूछ रहे थे। प्रधानमंत्री ने उनके तमाम सवालों के भी जवाब दिए। कई सवाल ऐसे थे जिनके जवाब जब दिया गया तो उससे तमाम राजनीतिक विश्लेषक उसमें से अपने अपने मायने ढूंढने लगे कि इस जवाब के मायने क्या है। सबसे दिलचस्प वो सवाल था जब मणिपुर के इम्फाल से एक बच्चे ने पूछा कि वो देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र है, आप 2024 की तैयारी करिए। जाहिर है 15 साल का बच्चा है, 10 साल के बाद ही चुनाव लड़ सकता है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि उन्होंने कहा कि वो अब 10 साल तक यानी 2024 तक वही प्रधानमंत्री रहेंगे। हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार, 3 वरिष्ठ पत्रकार, हमारे सहयोगी अजीत वर्मा जी हैं, हमारे साथ पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हैं, उपेंद्र प्रसाद हैं और हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता हैं इरफानुल्लाह खान साहब। सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले उपेंद्र जी आपसे शुरुआत करते हैं। आपने भी सुना होगा, जाहिर है देखा जरूर होगा पूरे चीज़ों को, कई यूनिक बातें थी, लेकिन आप किन किन बातों को मानते हैं कि वाकई वो यूनिक थी? पहले आप बातों पे जाएंगे या पहले ये जो पहली बार एक कोई देश का प्रधानमंत्री, मुझे लगता है आज़ादी के बाद से लेकर अब तक शिक्षक दिवस को पर देश के बच्चों को से सीधा सीधा उनसे संवाद किया उनसे? ये सही बात है कि पहली घटना है जी आज़ादी के बाद से, जब से शिक्षक दिवस को मनाना शुरू किया गया है जी, कि शिक्षक दिवस को इतने बड़े पैमाने पर देश में मनाया गया। मतलब जिन लोगों को पता भी नहीं होता था कि आज शिक्षक दिवस है, उनको मालूम हो गया कि आज शिक्षक दिवस है जी। तो एक तरह से तो ये जो शिक्षक दिवस है उसके महत्व को बढ़ा दिया इन्होंने, प्रधानमंत्री ने। हालांकि हमको लग रहा था कि अगर बच्चों से इनको कम्युनिकेट करना था तो बाल दिवस इससे बेहतर होता। अगर शिक्षक दिवस है तो शिक्षकों से कम्युनिकेट करते जी, लेकिन बाल दिवस को शायद इसलिए भी नहीं किया होगा कि बाल दिवस में एक राजनीतिक पार्टी के नेता जुड़ा हुआ है, नाम जवाहरलाल नेहरू के। तो अभी तो आएगा वो सर। हाँ, तो नहीं, उस रोज भी एक जो लड़कों के साथ इन्होंने अपने आप को जोड़ा, कम्युनिकेट किया है, आप तो उसके लिए मेरा कहना है कि बाल दिवस, शिक्षक दिवस पे शिक्षकों से बात करना चाहिए था। लेकिन बच्चों के माध्यम से उन्होंने शिक्षकों से बातचीत की। तो ये शिक्षक बनकर बच्चों से बात की थी। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये शिक्षक के रूप में इन्होंने बच्चों से बातचीत की, लड़कों से बातचीत की, कि शिक्षकों से इन्होंने कम्युनिकेट नहीं किया बल्कि अपने आप को शिक्षक के रूप में रखकर बच्चों से कम्युनिकेट किया। तो फिर भी एक बहुत बड़ी घटना है और इससे जो कि शिक्षक दिवस है इसको ये गौरवान्वित हुआ है। बहुत लोगों को जानते थे कि शिक्षक दिवस होता है, लेकिन कब शिक्षक दिवस आया और कब चला गया ये लोगों को पता नहीं। जो लोगों ने पढ़ा, आपको लगता है एक बहुत ऐतिहासिक और अहम घटनाक्रम है, अहम घटनाक्रम है और इससे लगता है कि जो भी बहुत सारे जो दिवस हम लोग मनाते हैं और वह दिवस ऐसे ही आया और गया हो जाता है जी, कुछ विज्ञापन के अलावा, कुछ कार्यक्रम के अलावा, और कोई इसको नोटिस नहीं लेता, नोटिस नहीं लेता है, जानते हुए भी नोटिस नहीं लेता है। मालूम है कि बाल दिवस है 14 नवंबर को, पता है लोगों को, लेकिन उसको तो प्रधानमंत्री ने देश के शिक्षक दिवस को एक अहमियत जो उनको मिलनी चाहिए थे, गौरवान्वित किया और मुझे लगता है शिक्षकों का भी गौरव इसे बढ़ा है जी। एक बात है आपकी तरफ से पुष्पेंद्र, पहले शिक्षक दिवस को ही देख लेते हैं, फिर उसकी अहम बातों पे चर्चा करेंगे। देखिए, इस देश में 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर ये ऐसे दिवस हैं जिसको आम आदमी जानता है। इसके अलावा राजीव गांधी की बरसी क्या है, इंदिरा गांधी की बरसी क्या है, किसकी पुण्यतिथि है, किसकी जन्म तिथि है, राजीव गांधी ने कब क्या किया, ये तमाम सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसको मैं समझता हूँ कि देश की आम जनता का बहुत समर्थन नहीं मिलता है। सरकार में जो लोग ज़्यादा रहे हैं वो इनको प्रचारित ज़्यादा करते थे, लेकिन जो
5 सितंबर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो जन्मदिन है जी, उसमें उपेंद्र भाई सही कह रहे हैं कि वो कुछ शिक्षकों को अवार्ड मिलता था, एक बड़ी रस्मी अंदाज में उसका एक विज्ञापन आता था, दूसरे दिन कुछ शिक्षकों के इंटरव्यू छपते थे, बात खत्म हो जाती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी पिछले, मैं समझता हूं, शपथ ग्रहण समारोह के से लेकर के अब तक कोई ऐसा मौका वो नहीं चूक रहे जिसमें उनको लगता है कि डायरेक्ट कम्युनिकेट करें। और आप ये देखें कि वो चाहे 15 अगस्त में भी जो उन्होंने बातचीत कही तो नहीं लगता था कि कोई टाइप्ड भाषण वो पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से वो धारा प्रवाह बोल रहे थे और सीधी बात कनेक्ट, ऐसा नहीं कभी लगता है कि वो भाषण दे रहे हैं कोई सुन नहीं रहा है, लगता है कि वो भाषण देते हैं तो जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी फील होता है ये कुछ हमारी बात कह रहे हैं या हमसे कुछ कह रहे हैं या हमारी उस तकलीफ को समझ रहे हैं या जिन हालात में हम रह रहे हैं उनको समझ रहे हैं और हमारी ही चीजों को एड्रेस कर रहे हैं जी। आज भी उन्होंने जो पूरा उनका भाषण है उसमें उन्होंने कोई नई बात नहीं कही है। हिंदुस्तान की जो ट्रेडिशनल फैमिली है, हिंदुस्तान की गांव में बसने वाली फैमिली है, उन्हीं आदर्शों को, उन्हीं मूल्यों को, उन्हीं वैल्यूज को सिर्फ दोबारा से उन्होंने उसका एहसास कराया है। उन्होंने कोई नई बात नहीं कही है इस तरीके से कि आज शिक्षक के बीच में और छात्र के बीच में एक बड़ा कमर्शियल सा रिश्ता हो गया है। वो पढ़ाता है, खत्म हो जाता है, लेकिन उस्ताद का दर्जा जो है वो परमानेंट होता है और वो पूरी जिंदगी भर होता है, वो किसी समय टूटता नहीं है। वो तमाम सारी बातों को उन्होंने, मैं समझता हूं, जगाने की कोशिश की है कि हम सिर्फ ये न माने कि हम सुबह स्कूल गए और उसके बाद बात खत्म हो गई और शिक्षक चला गया, इसीलिए उन्होंने उसकी शादी की बात और उन्हें अपने जीवन के अचीवमेंट के साथ वो जो रश्म बताया गई से काफी आगे ले जाके बहुत दूर आगे चले गए हैं और इसकी इतनी स्थापित कर दिया उन्होंने कि मैं समझता हूं कि मोदी के अगले 5 साल सत्ता में रहने के बावजूद भी अगर सरकारें भी बदलेंगी तो 5 सितंबर का फंक्शन अब रस्मी आगे नहीं होने वाला। जी, इरफानुल्लाह खान साहब, तमाम राजनीतिक दल ने कई तरह की प्रतिक्रियाएं दी थी, आपके पार्टी की तरफ से भी बयान आए थे। अब जब उन्होंने सीधा संवाद शिक्षकों के साथ, विद्यार्थियों के साथ जो उन्होंने किया लगातार, अब उसमें लगता है कि कोई विरोध करने की आवश्यकता थी? नहीं, मुझे लगता है कि जिस तरह से वो सर्कुलर आया था जी, और जिस तरह से एक तरह का डायरेक्टिव्स जा रहे थे जी, उस पर लोगों को एतराज हो रहा था और लग रहा था प्रधानमंत्री शिक्षक दिवस पे बातचीत करना चाहे तो अगर वो निर्देश या डायरेक्टिव्स इशू करते हैं तो क्यों तकलीफ होनी चाहिए? इसलिए मैं कहता हूं कि ये फर्स्ट टाइम हो रहा था और फर्स्ट टाइम वो संवाद, तो अच्छे काम का भी राजनीतिक तौर से विरोध करना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। और मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूं कि प्रधानमंत्री के हर एक्शन का विरोध इसलिए किया जाए क्योंकि वो नरेंद्र मोदी हैं। मैं इसके खिलाफ हूं। इलेक्शन खत्म हो गया, इलेक्शन के बाद सारी चीजें, मुखालफत बराए मुखालफत सब खत्म हो चुका है। अब तो हमें चीजों को तथ्यों के तौर पर देखना पड़ेगा, उसके सब्सटेंस और वो जो आज तथ्य थे वो कैसे आपको दिखे? जी, वो तथ्य आज आपको किस तरह से दिखे? मुझे बहुत अच्छे लगे, मुझे बहुत अच्छे लगे और बहुत वेलकम स्टेप है। एक कुछ कमियां नजर आती हैं मुझे जी, जैसे इस वक्त एजुकेशन का कमर्शलाइजेशन हो रहा है बड़े पैमाने पर जी, और जो टीचर टॉट रिलेशन है और जो रिलेशन होना चाहिए शिक्षक का और एक स्टूडेंट का, वो खत्म होता चला जा रहा है क्योंकि कमर्शलाइजेशन हो रहा है जी। उस पर भी मैं समझता था कि प्रधानमंत्री ज़रूर कहेंगे और ज़रूर बताएंगे कि हम इस कमर्शलाइजेशन को ख़त्म करेंगे ताकि टीचर टॉट रिलेशन, जो गुरु का और उस्ताद का जो रिश्ता हुआ करता था और जो मॉरल एजुकेशन मिला करती थी स्टूडेंट्स को और फिर वो एक अच्छे इंसान बनते थे, अच्छे शहरी बनते थे, उस पर भी कुछ कहेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद आइंदा आने के बाद कुछ ये डेवलप करेगा ये सिस्टम और बनेगा। उनकी सीरियसनेस है उनकी के मॉरल एजुकेशन और स्टूडेंट्स में डिसिप्लिन और नौजवानों को एक अच्छा इंसान, अच्छा शहरी बनाना। तो मैं समझता हूँ ये वेलकमिंग स्टेप है। और जिस तरह से लोग समझ रहे थे कि इसका राजनीतिकरण होगा इनके भाषण का, या इस तरह से एक मीडिया हाइप किया गया था, तो मैं समझता हूं कि वो बेमाने निकला और ये वेलकमिंग स्टेप है, इसको वेलकम करना चाहिए। स्वागत करने लायक कदम है, अच्छा काम प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की है। अजीत जी, 2-3 अहम सवाल हैं, लेकिन जो सबसे अहम सवाल है कि जब इस बाबत राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए, उनको बताया गया, तो कुछ राज्य ने इनका विरोध किया। कुछ ऐसे राज्य थे उन्होंने बिल्कुल कोशिश की और उन्होंने, जैसे पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर में, लेकिन कुछ ऐसे राज्य थे जहां सियासी विरोध के बावजूद भी, जैसे उत्तर प्रदेश में निर्देश जारी ये किए गए कि प्रधानमंत्री के भाषण को स्कूल तक पहुंचाने के लिए जो भी कदम जरूरी हो वो लिए जाए। तो दो तरह के इनपुट्स आए। एक वो राज्य जो इनका विरोध करते हुए नजर आए, एक वो राज्य जो विरोधी होते हुए भी
इनको लोगों तक पहुंचाते हुए नजर आए? देखिए, दो चीज़ें बहुत अहम है। पहली बात कि जब 1962 से जब ये परंपरा शुरू हुई शिक्षक दिवस को मनाने की, तब से लेकर शिक्षकों का एक तरीके से आप उनका अभिवादन करते हैं, उनको याद करते हैं और उनके कार्यों को अनुचित सम्मान देते हैं, उचित सम्मान देते हैं। स्थिति ये थी कि इस बार जब इस तरह का निर्देश दिया गया राज्यों को कि मोदी जी सीधे बच्चों के साथ संवाद कायम करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री श्री मोदी, बिल्कुल जी आपने, तो एक मैसेज ये गया था कि प्रधानमंत्री क्या कहेंगे बच्चों को, क्या चाहते हैं बच्चों से। तो जिन राज्यों ने इस चीज को समझा कि प्रधानमंत्री क्या चाहते हैं, उन्होंने, मैं सीधा कहूंगा कि उन्होंने इस पर कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की, इसके लिए सारे संसाधन जुटाए। जिन लोगों को आशंका थी कि प्रधानमंत्री के तौर पर भी मोदी शायद अगर अपनी जो संघ की बातें हैं वो प्रचारित करेंगे, उन आशंका के मद्देनजर कुछ राज्यों ने इसका विरोध किया था। मगर मैं फिर से ये कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री के तौर पर जिस तरह का नैतिक शिक्षा की बात की, मोरल लेसन की बात की, चलिए उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, वो एक अलग मसला है जो बातें पुष्पेंद्र आप कुछ कहना चाह रहे थे। नहीं, मैं जो बात हमारे बड़े भाई कह रहे थे अभी कि कुछ राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या वेस्ट बंगाल हो, उन्होंने बड़े ओपन तरीके से इसकी मुखालफत की बात की और उन्होंने विरोध भी किया। लेकिन एकमात्र ऐसा मैं समझता हूं कि प्रदेश है उत्तर प्रदेश, जो कि बहुत बड़ा राज्य भी है और वहां सूबे में जो हुकूमत है वो भी दूसरी धारा की है। लेकिन जो बात बड़े भाई कह रहे हैं कि उन्होंने भी ये कोशिश की कि भाई मोदी जी क्या कहना चाहते हैं, इसलिए वो अपने प्रदेश के लोगों को सुनाना चाहते हैं। मेरा मानना यह है कि जिन लोगों ने विरोध किया है उनका भी सियासी मकसद है और जिन विरोधी पार्टियों ने इसको अपने यहां दिखाने के इंतजाम किए हैं उसमें भी एक राजनीति है। ऐसा नहीं है यकायक कि मोदी जी के स्वर्गों के बारे में, मोदी जी के भाषणों के बारे में, मोदी जी की विचारधारा के बारे में, वो संघ की पद्धति के बारे में कहेंगे, अपनी बात कहने की कला के हिसाब से कुछ कहेंगे, ये सबको पता था। लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी 12 सीटों पे उपचुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जो हैं उसके इंचार्ज हैं। जिस तरीके से खुलेआम योगी आदित्यनाथ ललकार रहे हैं, मुसलमानों की परसेंटेज के हिसाब से दंगों की संख्या बता रहे हैं, मुसलमानों को लेकर के वो जिस तरह से टारगेट कर रहे हैं, अखिलेश यादव ने इस पूरे भाषण को अपने राज्य में दिखाने के पुख्ता इंतजाम करे। कहा कि जहां बिजली नहीं है वहां जनरेटर लगाएं, जहां टेलीविजन नहीं है वहां स्क्रीन लगाएं, अगर लैपटॉप पे देख सकते हैं वहां दिखाएं, वेबकैम का इंतजाम करें। और हर अधिकारी को ये उन्होंने आदेश दिया कि किसी भी कीमत पे ये नहीं हो कि कहीं मोदी का भाषण न पहुंचे। इसके पीछे मुझे लगता है कि वो उस कम्युनिटी को, उस मेजॉरिटी को जो मोदी के बहुत फेवरेट है, जो मोदी फैन क्लब है, जो मोदी के चाहने वाले हैं, जो बीजेपी के बहुत हॉकिश लोग हैं, एक तरफ उनको भी जवाब दिया है और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के चाहने वालों को कहा है कि हम विरोधी हैं लेकिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के विरोधी नहीं है। इसका असर जो है वो 12 जो उपचुनाव सीटों पर हो रहा है उसका असर है। मैं थोड़ा सा और इन्हीं की बात को कुछ दूसरे शब्दों में कहना चाहूंगा कि अखिलेश यादव को लग रहा था कि अगर हमने कुछ ऐसा वैसा किया तो लोग समझेंगे कि भाई मैं मोदी विरोधी हूँ, जी जी जी, नरेंद्र मोदी का मैं पर्सनल विरोधी हूँ। और वो ऐसा मैसेज नहीं देना चाह रहे थे, वो दिखलाना नहीं चाह रहे थे उत्तर प्रदेश के लोगों को। उसके पीछे क्या उनका उसके पीछे ये है कि वो जान रहे कि एक बहुत बड़ी तादाद है जो मोदी समर्थक है, और वो जो मोदी समर्थक तादाद है उन लोग ने लोकसभा में मोदी को वोट किया, लेकिन हो सकता है विधानसभा में हमारी तरफ लौटे। तो हम उसको नाराज नहीं करना चाहते कि भाई हम मोदी के कट्टर विरोधी हैं। तो इसलिए मोदी अपना प्रो मोदी रुझान दे करके अखिलेश यादव ने, जो प्रो मोदी लोग हैं, जो बीजेपी को किसी कारणों से वोट नहीं देना चाहेंगे, वहां के जो स्थानीय उम्मीदवार हैं बीजेपी के, उनको किसी कारण वोट नहीं देना चाहेंगे, लेकिन वो है मोदी समर्थक। तो ऐसे लोगों का वोट अपनी तरफ भाजन करने के लिए अग्रेसिव थे ना, उनको भी डिसआर्म कर दिया। तो जो इन्होंने जो सियासत इस पे हुई या होने की पूरी गुंजाइश है, क्योंकि आपको हम दिखाते हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सलमान खुर्शीद साहब ने इस पे क्या कहा है। These are occasions which we must make substantive, not just create opportunities to project anyone, but to make them substantive and to reach out to the real cause. I don't think one can say that the cause of teachers in our country is adequately addressed. We could have thought of making the teaching profession into
noble profession and a national declaration of a noble profession. We could have thought of making their life. There are some teachers who live in very, very difficult circumstances, particularly in rural areas. We could have used this as a substantive moment to reach out and to improve the lives of the teachers of our country. But it's obviously for the उपेंद्र जी, कई बात उन्होंने कहा कि बोले कि भाई प्रोजेक्ट करने के लिए नहीं, इसको आप सब्सटेंसिव इसको बनाना चाहिए था, और जो टीचर्स के इश्यूज़ हैं, जो ग्रामीण इलाके में टीचर्स रहते हैं, उनके कई तरह की कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, उनको एड्रेस किया जा सकता था इस जो मंच से, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने शुरू, हालांकि उन्होंने बाकी शब्दों का इस्तेमाल उनको, लेकिन उन्होंने जरूर कहा कि भाई इन चीज़ों को और बढ़ाना चाहिए था जहाँ से शुरुआत हुई। ये तो मैंने पहले कहा कि ये शिक्षक दिवस है तो इसमें शिक्षकों को भी एड्रेस करते तो बेहतर रहता, या लेकिन एक तो मैसेज दिया उन्होंने जी। आप देखिए कि उसमें जो स्टूडेंट्स बुलाए गए थे सभी के सभी सरकारी स्कूलों के थे जी। दिल्ली के जितने भी स्टूडेंट थे उनके हॉल में सब सरकारी स्कूल के थे, बाहर में भी जितने भी लोग थे जो उनसे जुड़े हुए थे सब सरकारी स्कूल से थे। इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज है, जिस तरह से शिक्षा का निजीकरण हुआ है और उसमें अभिजात तत्वों का बोलबाला बढ़ा है, तो उन अभिजात तत्वों को भी एक मैसेज था, वे देखिए हम सरकार हैं और सरकार है जो सरकारी स्कूलों पर हमारी विशेष नज़र है। तो ये एक तो बहुत हमें लगता है कि बहुत भारी मैसेज है सरकारी स्कूल के शिक्षकों को, सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को, उन लोगों को जो माना जाता है कि समाज के नीचे तबके के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, और वैसे लोग हैं जो ज़्यादा फीस नहीं अफोर्ड कर सकते, तो उन लोगों के प्रति उन्होंने अपना सॉफ्ट कॉर्नर है या अपनी प्राथमिकता उन्होंने दिखलाई है। अगर ये संदेश है तो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ और वो ऐसा करेंगे जैसे कि टू सिस्टम हो गई है एजुकेशन की, 2 लेयर बन गया है, वो लेयर की जो में जो खामियां आ गई है उस खामियां को हटाने के लिए या जो डिफरेंसेज बहुत क्रिएट हो गए हैं उसको खत्म करने के लिए भी कुछ न कुछ कोशिश होगी। इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कि शिक्षकों के लिए या शिक्षा व्यवस्था के लिए कोई मैसेज नहीं था, हमें लगता है कि बहुत बड़ा मैसेज है शिक्षा व्यवस्था के लिए, खास करके जो निजीकरण हो गया है और निजीकरण के नाम पर जिस तरह से लूट मची हुई है और जिस तरह से लोगों में एक अलग किस्म का बन गया है कि सरकारी स्कूलों का जो स्टैंडर्ड बहुत गिर गया है, तो उसके लिए भी कुछ न कुछ हमें लगता है आने वाले दिनों में वो करेंगे, ये संदेश इसमें हमें दिखाई पड़ा। चलिए, और जो हमारे पास कुछ और उनके भाषण के कुछ अंश हैं, उन्होंने कई बातें कही, कुछ आपको हम अंश सुनाते हैं। उन्होंने स्कूल में जो बालिका हैं उनके लिए शौचालय की व्यवस्था की उन्होंने बात की। क्या कहा प्रधानमंत्री जी ने, ये आप सुने। 15 अगस्त को एक बात कही थी, मैंने कहा था इस वर्ष मेरी इच्छा है कि हम हमारे देश में जितने स्कूल्स हैं कोई स्कूल ऐसी न हो कि जहां बालिकाओं के लिए अलग टॉयलेट ना हो। आज कई स्कूल ऐसे हैं जहां बालिकाओं के लिए टॉयलेट नहीं, कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां बालक के लिए भी नहीं, बालिका के लिए भी नहीं है। अब यूं तो लगेगा क्या ये कोई ऐसा कोई काम है क्या जो प्रधानमंत्री ने, लेकिन जब मैं डिटेल में गया तो मुझे लगा कि बड़ा महत्वपूर्ण काम है, करने जैसा काम है। लेकिन मुझे उसमें जो देश भर के स्कूल के टीचर मुझे सुन रहे हैं, मुझे हर स्कूल से मदद चाहिए, एक माहौल बनना चाहिए। और काफी अहम बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा जो साल का सोचते हैं वो अनाज बोते हैं, जो 10 साल का सोचते हैं वो फलों का वृक्ष बोते हैं, जो पीढ़ियों का सोचते हैं वो इंसान के निर्माण के बारे में सोचते हैं, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा। साथ ही उन्होंने टीचर और स्कूल जो बच्चे होते हैं, स्कूलों को साफ सफाई पे ज़्यादा उन्होंने ध्यान, साथ ही साथ जो राष्ट्रीय चरित्र का जिससे निर्माण हो, उन्होंने कहा दिन में बच्चों को 3-4 बार पसीना बहाना चाहिए, यानी खेल कूद और मस्ती भी करनी चाहिए, ना कि सिर्फ किताबों से चिपके रहना चाहिए। बच्चों को महान लोगों का जीवन जो है चरित्र वो पढ़ना चाहिए, ताकि आप अपने जीवन में महान लोगों को पढ़ के उससे कुछ प्रेरणा ले सके। तकनीकी से वंचित रखना एक सामाजिक अपराध है, ये बात भी उन्होंने कहा। साथ ही साथ
पूरी भारत में अच्छे शिक्षकों की डिमांड है, मांग है। उन्होंने कहा कि भारत एक युवा देश है और पूरे दुनिया को टीचर निर्यात कर सकता है, भेज सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है, और हम ये क्यों नहीं कर सकते। बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता देना, उन्होंने कहा, बहुत बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे सिर्फ लड़की नहीं पढ़ती है बल्कि मायका और ससुराल दोनों शिक्षित होते हैं। साथ ही साथ कहा कि व्यक्ति का अनुभव ही शिक्षा सबसे बड़ी शिक्षा है, लेकिन अनुभव से अच्छी शिक्षा, अनुभव जो है अच्छी शिक्षा पर ही निर्भर करता है। बिजली बचाने को लेकर उन्होंने जोर दिया। उन्होंने गूगल गुरु से जानकारी तो मिलती है लेकिन ज्ञान नहीं मिलता है। साथ साथ उन्होंने स्किल डेवलपमेंट यानी डिग्री के साथ हुनर की उन्होंने बात की। इसके अलावा जो बात महत्वपूर्ण था कि अपने अंदर बचपन को जिंदा रखो, ये बहुत अहम, किताब पढ़ने की आदत डालें। शिक्षक और छात्र के बीच के जो संबंध हो वो संबंध आजीवन संबंध रहे, और उन्होंने उसके बारे में कुछ, और सपना करना, बनना कुछ सपना नहीं होना चाहिए, कुछ करने का सपना होना चाहिए। कई चीजों के बारे में एक साथ प्रधानमंत्री ने उपेंद्र जी एड्रेस किया। ये वो इश्यूज हैं जिनको आप अक्सर आप देखेंगे, ना तो ये कहीं मीडिया में, ना कहीं अन्य राजनीतिक मंच से, ना कहीं इस तरह के जो पहले जो सोच होती थी, कार्यक्रम होते थे, तमाम चीज़ों पे। तो क्या ये लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब एक नए तरह से एजेंडा सेट कर रहे हैं। किसी भी मीडिया के पास आज तमाम चैनल्स, तमाम अखबार, तमाम, अब इनको आप जो बुनियादी चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें जिससे समाज और राष्ट्र का चरित्र, राष्ट्र का निर्माण हो सकता है, उन चीज़ों को पीछे छोड़ के सिर्फ आप अपने कमर्शियल चीज़ों में लगे रहते हैं, उससे आगे ले जा रहे हैं एक तरह से। अब ये देखिए, नरेंद्र मोदी जी जो आज बोल रहे थे जी, आप याद कीजिए कि आज़ादी जब मिली थी उसके बाद के 25-30 वर्षों तक पर्यावरण का, डिजिटल इंडिया का, राजनेता इस तरह की बात करते थे, लेकिन पिछले 20 साल में इस तरह की बातें करना बंद हो गई थी राजनेताओं के द्वारा। हाँ, राजनेता पहले भी नैतिकता की बात करते थे, लोगों को बतलाते थे, करते थे, लेकिन वो जो है जो डिसकंटिन्यू हो गया था। एक नया 1990 के बाद का ऐसा दौर शुरू हुआ कि ये सब बातें, नैतिकता की बातें, नैतिक शिक्षा देने की बातें, इस तरह के हमारे जो बुनियादी की बातें, ये सब है कि यानी पावर का कैसा लग गया था, सत्ता के अलावा पॉलिटिक्स है पूरा का पूरा पावर सेंट्रिक हो गया था। बिल्कुल। तो वो जो पॉलिटिक्स का जो पावर सेंट्रिज्म था जी, उससे लग रहा है कि ये उसको ऊपर उठने की कोशिश है ये। और ये ऐसी बात नहीं कि पहली बार कर रहे हैं, लेकिन हाँ, बहुत सालों के बाद इस तरह की बातें की जा रही है। नहीं तो हम लोग जानते हैं कि पहले भी जो नेता लोग थे इस तरह लोगों की बात बोलते थे, स्कूल में जाते थे, लोगों को बतलाते थे। बिल्कुल। 15 अगस्त का भाषण होता था, 26 जनवरी का भाषण होता था, उसमें सब बातें की जाती थी। सोच में ट्रांसफॉर्मेशन करने की समझ जो दिख रही है अजीत, कि मैं वो काम नहीं कर रहा हूं जो तमाम लोग अब तक करते रहे हैं, मुझे इस राष्ट्र का निर्माण करना है, और ये राष्ट्र निर्माण की जो भी चीजें हैं मुझे उसको आगे बढ़ाना है। आप उसको पार्टी से के चश्मे से देखना है, पॉलिटिक्स के चश्मे से देखना है, आप देखते रहिए, लेकिन मुझे कुछ करना है। ये सोच नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री ने आज देश के सामने, बच्चों के सामने रखा। बिल्कुल, मुझे भी लगता है, क्योंकि देखिए शिक्षक दिवस पर जो सम्मानित शिक्षक हैं, राष्ट्रपति उनको पुरस्कार देते हैं, वो सारी एक परंपरा है, वो सब होती रहती है। पहली बार प्रधानमंत्री ने एड्रेस किया है विद्यार्थियों से, बच्चों से बात की है, और मुझे लगता है कि कैच देम यंग, जो यंग लेवल पे जो मस्तिष्क है उसको एक मोरल लेसन देने की बात, नए राष्ट्र के निर्माण की बात जो मोदी कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, जो बात अभी उपेंद्र जी कह रहे थे कि आप 30 साल में ये बातें बंद हो गई थी कि राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र के चरित्र का निर्माण, देश का, ये चीजें जो है कहीं पीछे थी, और सियासत और सियासी खबरें और सियासी पूरे एजेंडा जो है वो सबसे आगे रहता, सत्ता का जोड़ तोड़, ये चीजें बिल्कुल एक नए तरीके से इरफानुल्लाह खान साहब जी नए तरीके से निर्माण करना चाह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक है। और जहां तक आपने कहा कि वो चाहते हैं कि मॉरल एजुकेशन मिले, नेशनल बिल्डिंग के तमाम चीजें जो मैंने आपको गिनाई, जी जी, वो चीजें ऐसी हैं जिससे सियासत का सीधा कोई लेना देना नहीं हो सकता है, लेकिन राष्ट्र निर्माण से सीधा से जरूर जुड़ा हुआ है। लेकिन देखिए, हमने, जहां तक आप अभी कह रहे थे कि बाकी पार्टियों ने या बाकी सरकारों ने, हमारी सरकार 49 दिन की थी, सबसे ज्यादा जोर
और सबसे ज्यादा एम्फेसिस अगर हमने किया आम आदमी पार्टी ने तो वो एजुकेशन पे किया, गवर्नमेंट के स्कूल्स पे किया, गवर्नमेंट के अस्पतालों पे मैं किया। आम आदमी पार्टी की सरकार की बात नहीं करना चाहता हूं मैं तो, क्योंकि आप जानते हैं आप जिस तरह की सियासत और जिस तरह के सत्ता में आपको लेके दिल्ली में उस बात को कोई मैं उस पे आज मगर हमने बिल्कुल काम किया मैं उस पे आज बिल्कुल नहीं, मैं Education पे मेरा हमने सीधा काम किया। चर्चा है। तो मेरा ख्याल है मैं national इरफान state खान पे साहब बात हो रही है। मेरा बड़ा पॉइंटेड है कि प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की जो आज बातचीत जो उन्होंने बातचीत की उसमें से क्या संदेश निकल के आ रहा है, उसमें से क्या तथ्य निकल के आ रहे हैं? नहीं, देखिए, जो नेशनल बिल्डिंग का कंसेप्ट था जो होना चाहिए किसी देश में वो खत्म होता जा रहा था, ये बात बिल्कुल ठीक है जी, उसको उन्होंने जगाया है, ये बड़ा काम है और जो एक प्रधानमंत्री को करना चाहिए वो उन्होंने किया है और मैं समझता हूँ उसका अच्छा मैसेज जाएगा, अच्छी बात जाएगी, बशर्ते कि कंटिन्यू रहे और इसका राजनीतिकरण बिल्कुल नहीं ना होना हो। चाहिए एजुकेशन का। बहुत ये सवाल है कि आप इसको कंटिन्यू भी रखें और इसको सियासी जो उसको अमली जामा पहनाने का लगातार प्रयास होते रहते हैं, उसको सियासी चश्मे से देख के उस पर सियासी विरोध और सियासी कम से कम कुछ चीजों को आपको सियासत से अलग करनी है। दिलीप, मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोगों ने जो विरोध किया है वो नरेंद्र मोदी को इस प्रधानमंत्री बनने से पहले वाला नरेंद्र मोदी समझ रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने इस किस्म की कोई ऐसी बात नहीं कही जिसे कह सकते हैं साहब ये पार्टी का एजेंडा है। आज जब आप कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स के ऊपर भी जो बात अभी उपेंद्र जी ने कहा कि पिछले 30 साल से राष्ट्र निर्माण की बात या नेशनल बिल्डिंग की बात ही नहीं हो रही थी, तो इस समय देश में पार्टियां बनाने की बात हो रही थी, लूट की बात हो रही थी, कैसे कैसे नए तरीके ईजाद किए जाएं, तो उस पर ज्यादा था। कॉमर्शियलाइज पॉलिटिक्स का नहीं हुआ। आज उन्होंने मीडिया के ऊपर भी जो तनकीद की है और चुटकी लेते हुए बहुत उन्होंने कहा कि जिस तरीके से गुजरात में उन्होंने कुछ स्कूलों के अंदर यह कोशिश की कि अध्यापक और छात्र मिलकर उसकी सफाई करें, इवन टॉयलेट तक धोएं, तो जो कुछ उन्होंने कहा कि साहब 24 घंटे के ये जो है, नाम तो चैनल नहीं कहा, कि उन्होंने किस तरीके से साहब एक बवाल खड़ा कर दिया कि देखिए साहब इनसे ऐसी काम कराए जाते हैं, बच्चों को यहां बुलाया जाता है, उनसे सफाई की। आज उसके साथ साथ मुझे लगता है कि उन्होंने ये भी कहा कि जो मीडिया आज जिस तरीके से चीजों को चलाता है, सही पर्सपेक्टिव में नहीं दिखाता है, पॉजिटिव उसमें एस्पेक्ट नहीं ढूंढता है, नेगेटिव एस्पेक्ट ढूंढता है, उस पर भी एक तनकीद है। दूसरी बात आप देखें कि एक तरफ तो वो ये बात कह रहे हैं, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि स्वच्छ भारत, स्वच्छ विद्यालय, फिर उसके बाद में देखिए उन्होंने गंगा की बात की, सफाई अभियान से जोड़ा। आपको जानते हैं कि गंगा के ऊपर बाकायदा एक मिनिस्ट्री बनी हुई है। गंगा को उन्होंने कहा कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी चीजें जो हैं हमारे संस्कारों से जुड़ी हुई हैं। आज भी लोग गंगा को गंगा मां कहते हैं, तो उसका उस कनोटेशन का सिर्फ यही मतलब है उन बच्चों के लिए कि जिसको हम मां कहते हैं उसको हम गंदा कैसे कर सकते हैं। तो चांद को उन्होंने कहा कि वो दादा है, तो ये मामा है, तो ये तमाम पेड़ों की उन्होंने इंपॉर्टेंस दिखाई। तो ये अगर बच्चे के अंदर इनकलकेट शुरू में हो, जैसे उन्होंने एक और बात बच्चों से पब्लिकली पूछी कि आप हाथ उठा के बताइए कि कितने सारे बच्चों ने सुबह का सूरज उगते हुए देखा है, तो बहुत कम लोगों ने उठाया। तो वो समझ वो एक साथ कई बातें कह रहे हैं कि आज की जो जनरेशन है या तो वो इंटरनेट पे है या वो वीडियो पे है या मोबाइल पे है या वो टेलीविजन पे बैठी हुई है, बाहर निकल ही नहीं रही है। तो उस वहां उनका वो भी कहना था कि 4-4 बार दिन में जो बच्चे पसीना नहीं बहाते तो फिर वो मजा नहीं आता, फिर वो खेल कूद बहुत जरूरी है। तो एक समग्र तरीके से देखें कि एक बच्चे की पर्सनालिटी कैसे बन सकती है, उसमें अध्यापक उस पूरे व्यक्तित्व को आपकी अपनी परंपराओं से, और वो बार बार ये कह रहे हैं कि जो भी कुछ मैं कर रहा हूं, ये तमाम राजनीतिक दलों को भी मैसेज है कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूं उसके लिए मुझे अमेरिका से कोई टेक्नोलॉजी नहीं लानी है, आपके पास वो साधन मौजूद है, आपके पास वो शक्ति मौजूद है, सिर्फ पहचानने की जरूरत है। हमें ब्रेक पे जाना है, लेकिन चलते चलते जब उन्होंने इम्फाल से जुड़े उस छात्र के जवाब को दिया कि 2024 में वो चुनाव की तैयारी करे, और इस बात को लगातार देखा जा रहा है कि उन्होंने कहा कि 2024 तक उनकी कुर्सी को कोई खतरा नहीं है, कैसे देखा जाए? अभी एक तो जिस लड़के को जवाब दे रहे थे वो लड़का 15-16 साल का होगा जी, चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 25 साल की उम्र चाहिए। 25 साल तो वो हो पाएगा 2024 में ही, तो इसलिए उन्होंने कहा कि 2024 का आप इंतजार कीजिए, क्योंकि उसी समय आप चुनाव लड़ सकते हैं, उसके पहले तो चुनाव नहीं लड़ सकते। खासकर अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो 19 में चुनाव आप लड़ेंगे नहीं, तो वो लड़ी थे। एक तो सीधी सी बात है कि एक ऐसे लड़के को कह रहे हैं जो कि 24 के पहले लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता। दूसरा ये भी है, अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर भी होगा कि भाई अगला चुनाव तो हम जीतेंगे ही, अब आप लोग अगले बार का भरोसा छोड़ दीजिए, आप अब उसके बाद वाला चुनाव है उसकी आप तैयारी कीजिए, उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में
ही हमें कुछ हो सकता है टक्कर। एक चुनाव तो और हम और जीतेंगे। एक ये दूसरा आप कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्टली वो बोल लेते हैं, पता नहीं उनके दिमाग में ये बात थी या नहीं थी जी, लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन लोग ऐसा कर सकते हैं। चलिए इरफान अल्लाह खान साहब, कुछ सियासी संदेश था इसमें या बच्चों 15 साल के बच्चों को उन्होंने कहा 25 साल में ही आप चुनाव लड़ सकते हैं? आज के दिन तो हम यही मानेंगे कि संदेश था, लेकिन इससे पहले भी उनकी जबान से निकल चुका है कि 10 साल और 15 साल की बात शपथ लेने के बाद, तो उसके मायने पॉलिटिकल तो हैं और संदेश तो पॉलिटिकल मायने हैं। अजीत जी, ये मुझे लगता है बिल्कुल सही बात ये भी कह रहे हैं और उपेंद्र जी भी ने कही कि प्रधानमंत्री को लगता है कि उनका स्थिरता और स्थायित्व का दौर जारी रहेगा और उनका स्पष्ट मैसेज है कि मैं जो काम कर रहा हूं, जिस तरीके से समाज को मिलाकर चल रहा हूं, तो मेरा दौर अभी बहुत लंबा चलेगा। पुष्पन, दौर लंबा होगा? नहीं, मैं समझता हूँ इस मैसेज में उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों के अंदर, जो पार्टी में कुछ लोग अगर रह गए हैं और उन्हें प्राइम मिनिस्टरशिप से कहीं बेदखल करने के चक्कर में है और उनको लगता है कि 5 साल बाद ये हट जाएंगे, उनको भी मैसेज है। और जो कांग्रेस पार्टी के सियासी नाबालिग उपाध्यक्ष हैं राहुल गांधी, जो कल जिस तरीके से उन्होंने अपना टिप्पणी दी है कि नरेंद्र मोदी जापान में ढोल बजा रहे हैं और यहाँ बिजली नहीं है, उनको भी कह दिया है कि आप सिर्फ 15-14 की बात भूल जाएं, 2019 का भी बात भूल जाएं। इसमें सियासी मैसेज आप देख रहे हैं। देखिए, अगर आप उसके मतलब निकालें, ठीक है, प्रत्यक्ष तौर पे लगता है कि उस बच्चे की उम्र 15 साल है, 10 साल बाद आएगा, लेकिन कई सियासी मतलब हैं उसमें। बीजेपी के अंदर के लोगों को भी है और बाहर जो कांग्रेस पार्टी है उनसे कहा है कि 2019 भी भूल जाएं और 2024 की तैयारी करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तत्काल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। एक बार फिर से स्वागत है घटना चक्र में। हम चर्चा करेंगे दिल्ली में सरकार बनाने के लिए उपराज्यपाल नजीबगंज ने सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी जो है उन्होंने भाजपा को आधिकारिक तौर पर बुलावा भेज सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। साथ ही राष्ट्रपति को पत्र लिख के कहा गया है कि सरकार बनाने के लिए सबसे बड़ी पार्टी को न्योता दिया जाना चाहिए। खबर यह भी है कि वो शायद इसके लिए एक संयुक्त जो है वहाँ पे विधानसभा की बैठक उनको बुलाए, अधिवेशन बुलाए। इस बीच में राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी की मुलाकात हुई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं वो आपको हम सुनाते हैं। आपको हम सतीश उपाध्याय साहब जो भाजपा दिल्ली के अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कहा है गवर्नमेंट फॉर्मेशन पे, वो आप सुने। ऑफिशियली, टेक्निकली और कोई भी निमंत्रण मेरे को अभी किसी तरह का भारतीय जनता पार्टी से कोई बात हुई नहीं है। जहां तक इसके ऑप्शंस का सवाल है, ये सारा का सवाल लेफ्टिनेंट गवर्नर का प्रेरोगेटिव है। वो उन्होंने क्या सोचा है, क्या सोच करके क्या लिखा है, ये उनको ज़्यादा मालूम होगा। वो किस तरह के ऑप्शंस उनके माइंड में है, क्या वो एनसीटी एक्ट की धारा 9 की बात कर रहे हैं, क्या वो अल्पमत की सरकार बन रहे हैं, या वो कोई कांग्रेस और आम आदमी फिर दोबारा से कोई उनकी खिचड़ी पक रही है, वो कुछ बनाने की बात कर रहे हैं। अब उनके मन में क्या है मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि हम अगर सरकार चाहे कल चुनाव कराइए, हम चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं। और अगर सरकार बनाने की बात हमारे ऊपर आती है कि भारत सबसे बड़े दल के नाते हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कोई आती है, तो हम जिम्मेवारी के साथ एक जिम्मेवार दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थिति का क्रिटिकल एनालिसिस डेफिनेटली करेगी, माइक्रो डिटेलिंग करेगी, जिसमें हमारे पास निश्चित रूप से, अब आप मेरे से पूछेंगे संख्या मेरे पास 29 है, 3 मेरे एमपीज बन गए हैं, उस संख्या में क्या मैं सरकार बना सकता हूं कि नहीं बना सकता, मेरे को कोई समर्थन दे रहा है कि नहीं दे रहा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में सुन रहा हूं, कुछ एमएलएज इंडिपेंडेंट बोल रहे हैं कि हम बीजेपी को समर्थन देंगे। ये सारी संभावनाओं के संदर्भ में जो डिटेल बात होगी वो तभी होगी जब हमारे पास कोई इस तरह का मौका या इस तरह की बातचीत हमसे होगी। दिल्ली में हम काम करते हैं, दिल्ली में अनऑथराइज को ठीक करने की बात करते हैं, दिल्ली में हम करप्शन को खत्म करने की बात करते हैं, दिल्ली में गुड गवर्नेंस की बात करते हैं। तो हम पर ये आरोप लगाते हैं कि हम प्रशासन को प्रेशराइज कर रहे हैं और चुनाव के लिए काम कर रहे हैं। ये पहले मीडिया ये तय तो करे अपोजिशन कि हमको वो चाहते क्या है। और जब
हम नहीं कर रहे तो हमको कह रहे हैं कि आप सरकार बना रहे हैं। दिल्ली से भाग करके जाना और इस तरह की बातें करना, और एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन जो आज मेरा हुआ है दिल्ली में, जो उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को एलजी बुलाते हैं, आम आदमी के नेता ये कहते हैं कि संविधान के साथ बलात्कार होगा, संविधान के साथ रेप होगा। क्या दिल्ली में इस तरह की भाषा का प्रयोग, ऐसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का प्रयोग दिल्ली की जनता के लिए ठीक है? हम बलात्कार की बात करेंगे, हम रेप की बात करेंगे? किस तरह की इस संस्कृति को हम दिल्ली में लाना चाहते हैं? तो ये आप सब लोगों के लिए और दिल्ली की जनता के लिए सोचने का विषय है कि हम किस तरह की बात कर रहे हैं। इससे पहले कि हम आपको सलमान खुर्शीद साहब के बयान को दिखाएं, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता हैं अरमान खान साहब। आप 49 दिन में चले गए यहाँ से और सरकार में अब आप के पास वो समर्थन नहीं है जो आपको पहले समर्थन मिला था, और बीजेपी को अगर सरकार बनाने की के लिए आमंत्रण न्योता भेजा जा रहा है तो आप सवाल खड़े कर रहे हैं। सतीश उपाध्याय पूछ रहे थे कि जिस तरह के शब्द और भाषा का इस्तेमाल आप कर रहे हैं वो कितना जायज़ है? नहीं, देखिए, हमारा मानना ये है कि जिस वक्त कैबिनेट का फैसला हुआ था, अरविंद केजरीवाल कैबिनेट का, उन्होंने कहा था ऐसे डिसॉल्व करके इलेक्शन कराए जाएं, और राज्यपाल को चिट्ठी भेजी थी, कैबिनेट का फैसला था। तो मुझे समझता हूँ, लेकिन आपके पास बहुमत नहीं रह गया था जब आपने ये कही थी। नहीं, बहुमत तो हमारा था उस वक्त भी, कांग्रेस ने सपोर्ट विड्रॉ नहीं किया था उस वक्त भी, तो बहुमत तो था। अगर हम चाहते तो सरकार चला सकते थे, लेकिन हम समझते थे कि अनैतिक सरकार होगी वो, कि जब कांग्रेस और बीजेपी मिलकर हमारे खिलाफ वोटिंग कर रही है असेंबली के अंदर। तो आपके पास बहुमत नहीं था? नहीं, हम समझते हैं नैतिकता के तौर पर नहीं था, लेकिन उन्होंने विड्रॉ नहीं किया था, एक इशू पे उन्होंने हमारे खिलाफ वोट किया था। तो मैं समझता हूं कि मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी थी एक पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की, कि वो डेमोक्रेसी के तो आप निकलना चाहते, लेकिन अब जो आप कह रहे हैं बीजेपी को, अरमान खान साहब, क्या सरकार नहीं बननी चाहिए? नहीं, देखिए, मैं समझता हूं कि जिस तरह से 6 महीने में जो नंगा नाच हुआ है जब लोकतंत्र के साथ, जिस तरह कांग्रेस ने पहले किया 4-5 महीने, उन्होंने अपने सत्ता का दुरुपयोग किया, इस वक्त भी सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर को मुझे लगता है कि पूरी तरह से गाइड किया जा रहा है और इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, और वो उसी पे काम कर रहे हैं। ये मैं समझता हूँ ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब 28 सीटें या 29 सीटें हैं, उस पर आप कहते हैं कि हम सरकार बना सकते हैं और ऑप्शंस देख रहे हैं। वो ऑप्शन यहाँ कुछ भी नहीं है। मुझे बड़ा बुरा लग रहा है, और बहुत मुझे कहने दीजिए कि आज प्रधानमंत्री ने पूरे देश को एक मॉरलिटी का सबक दिया है, पूरे बच्चों को, पूरे दुनिया में वो मैसेज गया कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि अच्छे लोग बने, अच्छे इंसान बने, मॉरलिटी आए। और दूसरी तरफ ये घटनाक्रम हो रहा है कि हम इमोरल तरीके से एक सरकार को बनाना चाहते हैं। ये कितना बड़ा विरोधाभास हो रहा है। एक तरफ एक अच्छा मैसेज गया है और दूसरी तरफ हम दूसरी एक नज़ीर कायम कर रहे हैं, एक दूसरा एक फार्मूला लेकर आ रहे हैं जो मुझे लगता है बहुत अनैतिक है। चलिए, आप ये कह रहे हैं अनैतिक है, लेकिन हमारे साथ इससे पहले कि हम बीजेपी के नेता के पास जाएं, पहले आपको हम सलमान खुर्शीद साहब के उस बयान को दिखाते हैं जो उन्होंने उपराज्यपाल के लिए दिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर या उपराज्यपाल का जो पद होता है वो किसके परामर्श पे चलता है ये आप जानते हैं। उस पद पर कोई व्यक्ति होम मिनिस्ट्री के ही संचालन में और होम मिनिस्ट्री के ही परामर्श पे वो कार्य करते हैं और निष्पक्ष रूप से कार्य करते हैं। अब वो इस पर होम मिनिस्ट्री के परामर्श पर या उनके आदेश पर या उनके सुझाव पर कोई कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना अवश्य कह सकता हूं कि जो भी ऐसे पद पर होता है वो इस बात का हमेशा ध्यान रखता है कि जो भी वो करें वो निष्पक्ष रूप से करें और ऐसे करें जिससे कि हमारे राजनीतिक व्यवस्था को लाभ हो, कहीं पर कोई कठिनाई ना पैदा हो और कहीं किसी को कोई अन्याय ऐसी कोई लोगों को ऐसा ना लगे कि उनके साथ अन्याय हुआ है। आप नसीहत दे रहे हैं उपेंद्र जी। सलमान साहब की सरकार जब थी तो उन्होंने ही नियुक्त कर रखा था जो भी उपराज्यपाल हैं, और एक लंबे कुछ महीने तक कांग्रेस की ही सरकार थी, जब ये बोल रहे हैं कि उपराज्यपाल हैं जो गृह मंत्रालय के आदेश से, निर्देश से या परामर्श से काम करते हैं। तो उपराज्यपाल ने उसमें भी ऐसा ही किया होगा जब इनकी सरकार थी,
जब इनका होम मिनिस्ट्री था, जिनका होम मिनिस्टर था। तो दोनों साहब आप देखिए, इरफान खान साहब जो आम आदमी पार्टी के नेता है, वो भी नैतिकता और मॉरलिटी की बात कर रहे हैं। बोलते हैं देखिए प्रधानमंत्री ने इतनी अच्छी बात कही देश के छात्रों के साथ, इतनी मौलिक नैतिकता की बातें कहीं, अब अनैतिक काम करने जा रहे हैं। सलमान खुर्शीद साहब भी गवर्नर को, लेफ्टिनेंट गवर्नर को कह रहे हैं कि भाई आप गरिमा और मर्यादाओं तमाम चीज़ों को उनको याद आने लगी है। तो ये गरिमापूर्ण बात उसमें क्यों नहीं कही जब इनकी अपनी सरकार थी? जी, जब क्या बीजेपी इस वक्त अनैतिक जो कुछ हो रहा है? अब देखिए जो कुछ भी होगा वो अल्टीमेटली विधानसभा में जब बहुमत होगा तभी वो सरकार बचेगी। मान लिया सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को शपथ ग्रहण करवा भी दिया जाता है तो सरकार तो तभी बचेगी जब कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट पूरा करेगी विधानसभा में बहुमत हासिल करने का। हाँ, जब विधानसभा में बहुमत हासिल करने की बात आएगी तब ये सवाल खड़ा होगा कि वो किस तरीके से समर्थन हासिल कर रही है, वो नैतिक है अनैतिक है, वो लेकिन वो बाद की बात है। जी, अभी जो कह रहे हैं, अभी जो कह रहे हैं अनैतिक, अभी हमें लग रहा है कि जो ये उपराज्यपाल अगर करेंगे भी तो सिर्फ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते ही उनको आमंत्रित करेंगे, न कि ये कहे कि आप बतलाइए कौन कौन आपका सपोर्ट में है, उसकी सूची दीजिए, आप हमको संतुष्ट कीजिए कि विधानसभा में आपको बहुमत प्राप्त है। एक ये होता है जी। और दूसरा है कि हमें एक अभी भी थोड़ा सा शक लग रहा है कि ये सरकार बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी। उसका कारण ये है कि यहाँ राष्ट्रपति शासन है, उपराज्यपाल हैं जो दूसरे प्रदेशों के राज्यपाल की तरह उतने पावरफुल नहीं है। इनको उपराष्ट्रपति से सहमति लेकर के, अनुमति लेकर के ही कुछ करना पड़ता है। तो प्रणब मुखर्जी की भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो हमारे संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का जो फैसला होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो भी फैसला होता है उसको आमतौर पर क्या कर ही लेते हैं, लेकिन यहाँ की होम मिनिस्ट्री कम्युनिकेट करेगा राष्ट्रपति को और उसके बाद राष्ट्रपति की अनुमति मांगी जाएगी। तो उसमें प्रणब मुखर्जी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उसे लेकर के मैं अभी बहुत स्पष्ट नहीं है। वो किस तरह का वो निर्णय लेते हैं वो अभी आगे के घटनाक्रम को प्रभावित करेगा। और यही कारण हमको लगता है कि जो आप उपाध्याय जी हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उनको भी लग रहा है कि कहीं न कहीं हो सकता है मामला दूसरी दिशा में न चला जाए, तो हमारी कोई बदनामी न हो, फैयत न हो, इसलिए पहले ताल ठोक रहे हैं कि हम चुनाव के लिए तैयार है। आनंद साहू जी, क्या बदल गया है? जब चुनाव के समय में भी आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे, उस समय आपने कहा था कि हम सरकार, हमारे पास बहुमत नहीं, हम सरकार नहीं बनाना चाहते हैं। नहीं, कितना बदल गया? अभी भी हमारी पार्टी के किसी भी सीनियर लीडर्स ने सीधे तौर पर अपना जिम्मेवारी के साथ इस सरकार बनाने की बात नहीं कही, इस प्रकार का बयान नहीं दिया कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं जी। और ये जो भी समाचार मिले हैं आप सबको, हम सबको, वो उपराज्यपाल महोदय की तरफ से आ रहा है और संवैधानिक मर्यादा की बात कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, आम आदमी पार्टी के लोग। वो कह रहे हैं विधायी से फैसले से इस सारे संवैधानिक मर्यादाओं का तार करने वाले वो कह रहे हैं हमें संवैधानिक मर्यादा क्या दिखाएंगे और क्या सिखाएंगे। हमारी पार्टी जिस दिन बहुमत में आई यहाँ केंद्र में, वो चाहते तो 24 घंटा के अंदर वो खेल सकते थे जो अमर्यादित तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लोग करते रहे हैं। ये नई बात नहीं, सिर्फ यहाँ दिल्ली की बात। एक छोटा सा जवाब दीजिए। आपने 2013 में जब आपको बुलाया गया तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने लिखित में लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक पत्र दिया कि हमारे पास बहुमत नहीं है, हम सरकार नहीं बना सकते, एक पत्र। उसके बाद में अभी जब ये दोबारा ये सरकार आप वाले छोड़ के चले गए तो फिर आपके नेता गए और एक लिखित पत्र दे के आए हैं कि हम चुनाव चाहते हैं। दोनों पत्र अभी भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस में हैं, आपने विड्रॉ नहीं किए। अब ये तीसरी जो आपको उम्मीद है या ये जो इंतजार है कि अब कोई हमें बुलाएगा तो हम संभावनाएं तलाशेंगे, इन संभावनाओं में क्या बदल गया है ये बताइए। देखिए, मैं इसलिए बता रहा हूं कि देखिए, सबसे पहले आम आदमी पार्टी के लोग या कांग्रेस के जो चुने हुए जो आए हैं विधायक, वो भी नहीं चाहते हैं चुनाव हो। ये एक अलग बात है, उस समय देखिए, इसलिए कह रहा हूँ। और जो निर्दलीय आए हैं वो भी नहीं चाहते हैं चुनाव हो। सर, आप पार्टी के लोगों के विधायक भी चुनाव नहीं चाहते हैं, आप कैसे कह सकते हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक पहले ही से, अरविंद केजरीवाल जब एलजी साहब के पास गए तो वो साथ में नहीं गए, कुछ विधायक वहां साथ पूरी संख्या नहीं थी, आम आदमी पार्टी की संख्या नहीं थी, पूरी संख्या थी, नहीं थी। रिकॉर्ड है मेरे पास, एक बीमार थे उसमें। नहीं, देखिए ऐसा है,
अभी आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं चुने हुए, उनको ये लगता है कि हम दोबारा चुन के आएंगे नहीं। बड़े चमत्कारिक तरीके से चुन के आए हुए थे, अचानक अब फिर से आएंगे नहीं, तो कम से कम कुछ जो कार्यकाल है उसमें कुछ करके जीवन में आप सवाल वहां नहीं है कि कुछ करके जाना चाहते हैं लोग। विधायक क्या करना चाहते हैं? देखिए आनंद जी, सवाल ये नहीं है कि आम आदमी पार्टी के विधायक क्या चाहते हैं, सवाल ये है कि बीजेपी कैसे करेगी, कैसे सरकार। अजीत जी, सरकार तभी बनती है जब फ्लोर में हमको मेजोरिटी हासिल होगा, और निश्चित रूप से कोई ना कोई नहीं, मगर इसमें अगर सहमति जताएंगे तो पार्टी को बहुमत मिलेगा। अजीत, ये आंकड़े जो हैं, उपराज्यपाल को क्या विकल्प क्या है, किस तरह के विकल्प अवेलेबल हैं? देखिए, मुझे लगता है कौन कौन से विकल्प अवेलेबल हैं? अगर उपराज्यपाल के तरफ से अगर सबसे बड़े दल के नाते अगर न्योता मिलता है तो किस तरह के आंकड़े बनते हैं? क्या लगता है कि जब बहुमत सिद्ध करने के लिए फ्लोर पे वहां पे सरकार बन गई तो क्या विकल्प है उनके पास? देखिए, उपराज्यपाल ने ये जो चिट्ठी लिखी है उसका सीधा साधा अर्थ ये है जी, सस्पेंडेड एनिमेशन रखा जाएगा, तो इसका कोई सॉल्यूशन निकाला जाना चाहिए जी। अब जहां दूसरे राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो एक संभावना ये बनती है कि उपराज्यपाल साफ कर देना चाहते हैं कि हमने अपनी तरफ से चिट्ठी लिखी, और अगर सरकार बनाने के लिए अगर हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को हम पहले बुलाते हैं, जैसा कि हम पहले बुला चुके हैं और टर्न डाउन कर चुके हैं, आपने सरकार को पहले ही कहा था कि हम इस सरकार को हम चाहते हैं कि इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कहा था कि विधानसभा भंग किया जाए। तो स्थिति ये है कि मोरली और जो कॉन्स्टिट्यूशनली जो पोजीशन है वो मैं जो उपेंद्र जी, मेरा जो सवाल है इस वक्त की जो आंकड़े हैं, उस आंकड़े में अगर कांग्रेस पार्टी के विधायक हिस्सा नहीं लेते हैं वोटिंग करने में, अगर वो उसका वहाँ एब्स्टेंट रहते हैं या बैकआउट करते हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ उनको नहीं, इस तरह की स्थिति के से भी उनको बीजेपी को कुछ उम्मीद नजर आए? देखिए, असली तो है कि मान लिया सरकार का गठन हो जाता है, तो उपराज्यपाल कहेंगे कि आप 72 घंटे में या 7 दिन में सब बहुमत साबित करें। और बहुमत तो अगर कांग्रेस अब्सटेन कर जाती है या बायकॉट कर लेती है तो आम आदमी पार्टी के पास 27 हैं, इनके पास 29 हैं जी, तो बहुमत इनका साबित हो जाता है जी। मतलब है कि अल्पमत में रहते हुए भी विधानसभा में बहुमत अगर कांग्रेस और अन्य 3 विधायक सभा में नहीं आते हैं तब, हाँ, कांग्रेस अगर नहीं आए और जो बाकी ये 3 जो हैं, या आम आदमी पार्टी के विधायक भी नहीं आते हैं तब भी, आम आदमी पार्टी असली है कि जब जो वोट दे रहे हैं उस वक्त उन वोट देने वालों में ज्यादा संख्या जिधर रहेगी उसकी जीत होती है। देखिए, ट्रस्ट वोट हासिल करना दिलीप जी, अभी अगर सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो ट्रस्ट वोट तो हासिल किया जा सकता है बीजेपी की तरफ से, लेकिन ये एक कोशिश जो है इसको सरकार बनाने की कोशिश के रूप में हम नहीं देख सकते। ये कोशिश लेफ्टिनेंट गवर्नर की साफ तौर पे ये है कि हमने बुलाया और टर्न डाउन कर दिया गया और सरकार नहीं बनी, इसलिए विधानसभा चुनाव करा दिए जाए। मुझे लगता है ये कोशिश को लग रहा है कि विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ रहे हैं, कुछ हो रहा है इस वक्त। नहीं यार, देखिए अभी जो है सस्पेंडेड है। पुष्पेंद्र, एक सेकंड मैं आपके पास लौट के आता हूं। आनंद जी, पुष्पेंद्र, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी ने जो इस वक्त मूव किया है, इसके पीछे भी थोड़ी सी देखें कि इस वक्त कांग्रेस पार्टी के अपने पार्टी के अंदर एक घमासान मचा हुआ है, और आप पार्टी को लोकसभा में जिस तरीके की पराजय मिली, 419 लोगों की जमानतें जब्त हुई, लोग पार्टी छोड़ के चले गए, बहुत सारे लोगों ने अरविंद केजरीवाल की डिक्टेटरशिप के खिलाफ इस्तीफा दिया, जिसमें शाजिया सबसे सरे फहरिस्त हैं। कुमार विश्वास ने भी कल परसों कहा वो मेरे बॉस नहीं है। मुझे लगता है उसके बीच में आपको याद होगा एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ, उसमें मनीष सिसोदिया सीएम बनना चाहते थे। अब मनीष सिसोदिया का एक अलग धड़ा है, उनको लगता है कि कुछ लोग जो उनके साथी हैं, चाहे वो आतंकवादी क्यों ना हो, उनको वो खड़ा करना चाहते हैं। इन तमाम अंतर विरोधों के चलते भारतीय जनता पार्टी को ने जो मूव किया है, वो दोनों पार्टी अपने अंदर अंदर नेताओं से लड़ रही हैं, उस अंतर विरोध से जूझ रही हैं। लिहाजा इसका फायदा जब अगर फ्लोर पर मेजॉरिटी साबित करने के वक्त आएगा तो जरूर साफ नजर आएगा। ये भी एक वजह है। अनंत साहू जी, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये बहुत कम समय रह गया हमारे पास। अगर मान लीजिए अगर विधानसभा को भंग कर दिया जाए तब भी 6 महीना जो है उसको और एलजी साहब को समय मिलेगा चुनाव कराने के लिए जी। तो मुझे लगता है कि एक निश्चित रूप से अगर संवैधानिक मर्यादा को देखेंगे तो ये भी एक हो सकता है कि एलजी साहब ये भी चाहते होंगे कि हाँ, सस्पेंडेड जो है हम 6 महीना से ज्यादा नहीं रख सकते हैं, अगर एक्सटेंड भी करना है अगला 6 महीने के लिए तब भी उसके लिए संवैधानिक ये प्रक्रिया है
कि अगर एक ठीक है, आम आदमी पार्टी के इरफान नंबर 1 पार्टी को बुलाएंगे, अगर वो सरकार नहीं बना पाते हैं तो आगे की प्रक्रिया जारी होगी। चलिए इरफान साहब, एक सिर्फ आप हमें बात बताएं, ये बात लगातार कही जा रही है कि विधायक नहीं चाहते हैं कि वो चुनाव में जाए। ये सबसे बड़ा कारण आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी के कैंप में, अगर तमाम पार्टियों, और आप बिल्कुल आप जानते हैं कि चुनाव लड़ना, आप भी चुनाव लड़े, चुनाव लड़के आप चुनाव हार गए, और जो जीते हैं उनके लिए कितना कठिन होता है चुनाव लड़ना, बहुत कठिन होता है। तो उस स्थिति के कारण क्या तमाम ये जो आत्मविश्वास है भाजपा में, उसका कारण यही है? नहीं, देखिए हमारी पार्टी बिल्कुल इंटैक्ट है, क्योंकि हमारी पार्टी कुछ सिद्धांतों पर बनी है। हमारी पार्टी को सिद्धांत सब देख चुके हैं। अब जरा बिल्कुल हमारे एमएलए कहीं डिफेक्ट नहीं करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और जो कुछ घटनाक्रम ये हो रहा है, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि आम आदमी पार्टी की याचिका है इसलिए हो रहा है, वरना ये भी नहीं होता, फिर भी लिंगर ऑन होता रहता है। ये सस्पेंडेड एनिमिनेशन अभी और बहुत चलता अगर ये सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस नहीं होता आम आदमी पार्टी। और अगर सरकार बन गई तब तो कुल मिलाकर के अगर आप अब जो स्थिति नजर आ रही है वो कैसा आप क्या देख रहे हैं? आप नहीं, मुझे लग रहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग बड़े पैमाने पर हो रही है, और इसीलिए बार बार संभावना की जा रही है। आप कह रहे हैं हो रही है? हाँ, मुझे लगता है कि हो रही है पूरी तरह से, क्योंकि कांग्रेस के तो काफी विधायक बीच में कहने लगे थे और शोर मचने लगा था, तैयारियां शुरू करनी थी मंत्रालय की, तो मुझे लगता है कि चल रहा है। आनंद जी, नहीं, एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि इनके पार्टी के सारे विधायक इंटैक्ट हैं, और फिर एक तरफ ये कहते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रहा है। मैं कह रहा हूं कांग्रेस, देखिए दो तरह का ये जो आपका जो विचार है वो खुद कन्फ्लिक्टिंग है। और मैं एक चीज कहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी को पहले ही से इतना डर है कि उनके विधायक बिल्कुल छोड़ के उनको भाग चुके हैं। एक तरह से उनको बचा के रखने के लिए ये बीच बीच में छोटी मोटी जो है, जैसे वो नुक्कड़ कुछ कर लेते हैं, कभी एलजी के आप लगता है सरकार बनने की तरफ जा रहे हैं, और नहीं तो इनके सारे विधायक इनके कहने के अनुसार बिल्कुल नहीं चल रहे। 99% आप कह रहे हो। पुष्पेंद्र जी, 1% है। 9 तारीख से पहले दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार शपथ लेने जा रही है। सवाल सिर्फ देरी इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी ये नहीं तय कर पा रही कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा। जी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा दिल्ली के लिए। मुझे लगता है कि स्थिति ऐसी नहीं है। सरकार बनने की संभावना तलाशी जरूर जा रही है। कितना परसेंट? 50%, 60%, 80%? मुझे लगता है कि 50-60 का मामला। चलिए, आप सबका, इरफान खान साहब, अजीत जी, आनंद जी, पुष्पेंद्र जी, उपेंद्र जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा समय खत्म हो गया। आप सबका आने के लिए बहुत धन्यवाद।